ध्यान दो बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं, हमारा डे 2 है इकोनॉमिक्स का, और हम करने जा रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ध्यान दीजिए कैसे होगा। देखिए आज का टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम सबको लॉ ऑफ डिमांड पता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में हमेशा कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। और ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, इसका हमें एक्सेप्शन पढ़ना है कि कहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। जनरली आम भाषा में लोग लॉ ऑफ डिमांड के बारे में ये जानते हैं कि जब जब कीमतें बढ़ती हैं, लोग लॉ ऑफ डिमांड को ये जानते हैं कि जब जब कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड कम हो जाती है, कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। बस इतना सा लोग जानते हैं। लेकिन जब भी इसकी डेफिनेशन देनी होती है तो हमें कहना होता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। It shows when the price increases, demand decrease. When the price decrease, demand increase. There is a inverse relation and vice versa करके भी बोल सकते हैं। जब इसके बात करते हैं एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन में सबसे पहले आता है गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स के बारे में बहुत सारे बच्चे लोग सोचते हैं कि गिफन गुड्स जो होता है वो घटिया वस्तु होती हैं। नहीं, गिफन गुड्स वो होता है जो घटिया वस्तुओं के साथ साथ जिसका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। जिसका इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। मतलब इनकम बढ़े तो हम उसकी डिमांड कम कर दें, और इनकम घटे तो उसकी डिमांड बढ़ा दें। गिफन गुड्स के नाम पर कभी कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा। गिफन गुड्स के नाम पे कभी कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा। हुआ क्या था, ये सर रॉबर्ट गिफन के ऊपर नाम पड़ा था। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड की परिभाषा दे दी थी। उसके कई जमाने के बाद, बहुत सालों के बाद, जब सर रॉबर्ट गिफन बहुत बड़े इकोनॉमिक्स बने, तो उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस भी है। उन्होंने देखा कि लंदन की मार्केट में बहुत मंदी आई थी, और मंदी के दौर में क्या देखा कि वहां के एक कॉमन आइटम है ब्रेड ब्रेड एंड मीट, रोटी और मांस का टुकड़ा। ये एक वहां का कॉमन फूड आइटम था। उसमें मंदी के दौर में इसके प्राइसेस जो हो रहे थे बहुत बढ़ रहे थे, और इसकी डिमांड भी क्या हो रही थी? बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होता? इसको घट जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सेप्शन केस है वो कुछ ऐसे आइटम पे भी आता है जिस पे काम नहीं करता, तो उसको गिफन गुड्स कह दिया जाता है। तो गिफन गुड्स की परिभाषा है कि वस्तु कैसा होना चाहिए? पहला तो इंफीरियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इंफीरियर। यानी इंफीरियर का जो एग्जाम्पल होगा आपकी सैलरी डिसाइड करेगी कि आपके लिए इंफीरियर क्या है। भाई जो दिन भर में 100 रुपए कमाता है उसके लिए 5 रुपए का भी कोई अगर बिस्किट का आइटम है तो बहुत सुपीरियर आइटम होगा। कोई एक दिन में 10,000 रुपए कमाता है उसके लिए 50 रुपए का आइटम भी क्या होगा? बेकार आइटम होगा, है ना। तो आपकी इनकम से डिसाइड होता है कि आपके लिए इंफीरियर प्रोडक्ट कौन सा है। आई बात समझ में? तो यहां पे है कि वस्तु जो होनी चाहिए वो इंफीरियर भी होनी चाहिए, और उसका जो संबंध होना चाहिए प्राइस के साथ कैसा होना चाहिए? इनकम के साथ कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। जब इनकम बढ़े तो उसके डिमांड को वो कम करें। हमेशा इनकम बढ़ने पर आप किसकी डिमांड को कम करते हैं? इनकम बढ़ने पे हमेशा जो आपको तुच्छ वस्तुएं लगती है, घटिया वस्तुएं लगती हैं, ठीक है। और घटिया वस्तु की पहचान किससे कैसे होती है? घटिया वस्तु की पहचान आपकी इनकम से होती है। इनकम बढ़ने पर जिस चीज की डिमांड आप कम कर रहे हैं वो आपकी नजर में घटिया है, और इनकम कम होने पर जिस चीज की आप डिमांड बढ़ा रहे हैं वो आपके लिए घटिया है ना। क्योंकि ऐसे रिलेशन होते हैं। तो क्या होता है इसमें? There is a special kind of inferior goods on which a consumer spend a large part of his income and their demand rises with increase in price and demand fall with fall in price. तो सिंपल आप कह सकते हो ये एक तरीके से इंफीरियर गुड्स होगा। आप चाहो तो लिखना हो तो ऐसे लिख लो, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स which have direct relation with price and demand, जिसका क्या है? डायरेक्ट रिलेशन हो प्राइस एंड डिमांड के साथ। समझ रहे हो? प्राइस बढ़े तो उसकी डिमांड भी बढ़े, प्राइस घटे तो उसकी डिमांड भी घटे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। और आप क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन। अगला क्या आता है? स्टेटस सिंबल गुड्स। अगला आता है स्टेटस सिंबल्स, स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स वो गुड्स होते हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके प्रतिष्ठा को शो ऑफ करता है। आपके प्रतिष्ठा को शो ऑफ करता है। तो प्रतिष्ठा वाली चीजों को भी हम एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर डालते हैं। वो भी लॉ ऑफ डिमांड का काम नहीं करता। जैसे देखो,
अगर मान लीजिए कोई चीज है उसकी कीमत जब बढ़ेगी प्रतिष्ठा वाले, तभी आप उसकी डिमांड को बढ़ाओगे, तभी आप उसकी डिमांड को बढ़ाओगे। ठीक है, क्योंकि आप उस चीज को खरीदी इसलिए रहो कि मार्केट बहुत महंगी, इससे आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस, आपका जो अमीरी का जो दिखावा है वो दुनिया को दिखेगा, इसी वजह से आप उसको खरीद रहे हो। ठीक है, लोग गोल्ड डायमंड इसीलिए खरीदते हैं, हालांकि उसका कोई दूसरा यूज नहीं है, बस एक यही यूज है कि बहुत महंगा होता है, और बहुत महंगा होता है इसलिए आप उसको खरीदते हो। वरना अगर गोल्ड भी लोहे की तरह मार्केट में मिलना शुरू हो जाए तो आप उसको ऑर्नामेंट की तरह नहीं पहनोगे। और अगर लोहा गोल्ड की तरह मिलना शुरू हो जाए, लोहा मिल ही नहीं रहा मार्केट में, बहुत ही रेयर है लोहा, ठीक है, तो लोहे को ऑर्नामेंट बना के लोग पहनेगा, मेरे पास इतना लोहा है। पॉइंट समझ रहे हो? हालांकि दोनों मेटल है, फर्क इतना है कि लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है, गोल्ड की मात्रा बहुत कम है, इसलिए गोल्ड महंगा है। ठीक है, अगला क्या है? अगला होता है फियर ऑफ शॉर्टेज। अगला है फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज क्या है? अगर आपको ये डर है कि आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में प्रोडक्ट जो है बहुत कम पड़ जाएगा, शॉर्टेज पड़ जाएगी, तो भी वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में मानिए प्रेजेंट में अभी उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, फिर भी उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि नियर बाय फ्यूचर में वो क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगी, तो बाद में वो चीजें नहीं मिलेंगी, इसलिए क्या करना है? अभी से ही लेके उसको रख लेते हैं। बताइए बात समझ में आ रही है? दैट्स कॉल्ड द शॉर्टेज। ठीक है, शॉर्टेज के डर से भी क्या होता है? प्रेजेंट में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक क्या है इसके बाद? अगला कहता है फियर ऑफ शॉर्टेज के बाद इग्नोरेंस। कई बार आपका ये होता है कि इग्नोरेंस के वजह से, इग्नोरेंस के वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। आपको प्रोडक्ट की कीमत के बारे में नहीं पता, आप प्रोडक्ट पहली बार खरीद रहे हैं, ठीक है, प्राइस के बारे में पता नहीं, पिछला प्राइस क्या था ये भी नहीं पता। कोई प्रोडक्ट ऐसा जो आप पहली बार खरीदना चाह रहे हैं, पहली बार आपने उसका नाम सुना, वो मार्केट में मिलता हो 50 रुपए किलो, दुकानदार ने आपको बोल दिया 70 रुपए किलो, आपने कह दिया ठीक है 1 किलो दे दो। ठीक है, तो जब आपको प्राइस का इग्नोरेंस है, आपको प्राइस के बारे में कुछ नहीं पता, या प्राइस के बारे में आप जानना भी नहीं चाहते, ठीक, आपको प्राइस से मैटर नहीं करता कुछ, तो वैसे केस में भी क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, आप ज्यादा कीमत पे भी डिमांड ज्यादा कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? डेट इज इग्नोरेंस। अगला इसके बाद क्या आता है? फैशन रिलेटेड गुड्स। अब क्या है भाई? फैशन रिलेटेड गुड्स में जो चीज फैशन से रिलेटेड है, फैशन, उसकी ज्यादा कीमत पे भी आप डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो चलन के अंदर है, और जो चीज चलन के अंदर नहीं है, जो फैशन के अंदर नहीं है, उसकी कीमत भले ही जितनी सस्ती हो जाए, आप उसकी डिमांड नहीं करेंगे। तो फैशन रिलेटेड गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, उसमें भी कीमत बढ़ने पर आप डिमांड उसकी बढ़ा देते हैं, और अगर वो फैशन से रिलेटेड नहीं है तो भले ही चाहे जितना सस्ता मिल जाए तो भी आप उसकी डिमांड घटा के रखेंगे। बताइए यहां तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद है नेसेसिटी ऑफ लाइफ। नेसेसिटी ऑफ लाइफ में क्या होगा भाई? नेसेसिटी ऑफ लाइफ में ये होता है नेसेसिटी ऑफ लाइफ में ये होता है नेसेसिटी, ठीक है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की अति आवश्यक वस्तुएं। जीवन की अति आवश्यक वस्तुएं, जीवन की जितनी अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं, और उसमें आप कीमत नहीं देखते। जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन, तो अगर लाइफ सेविंग मेडिसिन मान लीजिए आपके लिए बहुत जरूरी है, 2000 की दवाई अगर वो 2200 की मिल रही है, 2500 की मिल रही है, 3000 की मिल रही है, फिर भी आप उसमें रेट नहीं देखेंगे, उसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ऐसे केस में प्राइस भले ही जितने हो जाए, आप अपनी डिमांड को हमेशा रखेंगे, डिमांड कभी खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो लाइफ सेविंग नेसेसिटी आइटम पे भी कभी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। और एक है चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर में क्या होता है कि अगर मौसम ही चेंज हो गया, पर्टिकुलर किसी टॉपिक का मौसम ही चेंज हो गया, तो भी आपकी इंडिविजुअल डिमांड या प्राइस मैटर नहीं करेगा। वहां पे मौसम से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वहां भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है, सर्दियां अगर हैं, बहुत ठंड पड़ रही है, चीजें चाहे जितनी महंगी हो जाए लोग लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट लेंगे, गर्मी जितने गर्मियों से रिलेटेड प्रोडक्ट लेंगे, तो प्राइस चाहे जितना हाई हो जाए, डिमांड को अपनी हमेशा कंटिन्यू बना के रखेंगे। आई होप यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, है ना? अब इसके बाद इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारा पूरे टॉपिक को, हमारा पूरा टॉपिक जो है, जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। हाँ, ये सारा टॉपिक आपने एक जगह कर लिया होगा गिवन गुड्स का। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं
मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या नाम आएगा इसका? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये दो नाम है इसके। हिंदी में इसका नाम अलग हो जाता है, एक ही मांग वक्र पर संचलन और मांग की मात्रा में संचलन। ये जो क्वांटिटी वर्ड है, क्वांटिटी वर्ड, ये वर्ड ही आपको ये हाईलाइट कराता है कि इसमें डिमांड चेंज होने का जो मुख्य कारण है वो प्राइस है। बाकी अदर फैक्टर की वजह से भी डिमांड चेंज होती है, लेकिन जहां पे क्वांटिटी शब्द आ जाए उसका मतलब है कि डिमांड चेंज होने का मुख्य कारण क्या है? प्राइस है। ठीक। अगेन इसको फिर हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। पहले में क्या आता है? इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, ये कहलाता है एक्सपेंशन इन डिमांड, और दूसरा आएगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड का क्या मतलब है, इसको हम और आगे देखते हैं। एक्सपेंशन इन डिमांड को ध्यान दीजिए। अब एक्सपेंशन इन डिमांड कैसे काम करता है? एक्सपेंशन इन डिमांड काम करता है, इसकी जो परिभाषा है एक्सपेंशन इन डिमांड की वो क्या है कि जब वस्तु की अपनी कीमत कम हो जाती है तो उसके कारण जो वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ती है उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज ऑन इट्स प्राइस, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, when quantity demand increase due to decrease in its own price, अपनी वस्तु अपनी खुद की कीमत घटने के कारण जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। और ये क्या है? when quantity demanded, when quantity demanded decrease, when quantity demand decrease due to increase in its own price, तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। और इसको क्या कहेंगे? एक्सपेंशन। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अरे हाँ या ना? पक्की बात। अब इसको जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं इसको हम ये भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट। इसको हम डाउनवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? अपवर्ड मूवमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट। उसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं, इसको अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। इसको और कंटिन्यू कर लेते हैं भाई हम आगे। और ये किसके वजह से होता है? इट इज ड्यू टू, आप चाहो तो इसको और आगे ऐसे बढ़ा लो, आप इसमें लिखोगे इट इज ड्यू टू, आप लिखेंगे इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स प्राइस। ये अपनी वस्तु की कीमत घटने के कारण होता है। और ये क्या लिखेंगे? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस। ये अपनी कीमत के बढ़ने के कारण होता है। ठीक है। अब इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे, यहां पे प्राइस, यहां पे क्वांटिटी। प्राइस 10 था तो क्वांटिटी 100 थी। प्राइस घट गया, 8 हो गई, क्वांटिटी बढ़कर 120 हो गई। ध्यान देते रहना, क्योंकि क्या था? एक्सपेंशन, अपनी कीमत घटने के कारण जब डिमांड बढ़ती है। ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है? यहां पे आएगा प्राइस, यहां पे आएगी क्वांटिटी। ठीक है। इसमें क्या है? कीमत बढ़ गई, क्वांटिटी 100 थी, क्वांटिटी घट के 80 हो गई। बात समझ में आ रही है यहां तक? है ना? अब इसका ग्राफ बनेगा, तो जब ग्राफ बनेगा तो जरा ग्राफ पे ध्यान देते हैं, जरा ग्राफ पे ध्यान दीजिए, ग्राफ पे ध्यान दीजिए।
इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ध्यान दीजिए। ये क्या है, एक्सपेंशन है ना, यहां ध्यान दीजिए। डॉट डॉट में लाइन आपको बना देनी है। ध्यान देने वाली बात क्या है, जब कीमत यहां पे घट गई तो क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये डिमांड D1 D1, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, बात समझ में आ गई। ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, डन है यहां तक, हाँ जी, ठीक है। अब क्या देखना है, अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, कीमत बढ़ जाने के कारण होती है, तो जरा कीमत को बढ़ा देते हैं। यहां कीमत बढ़ जाने के कारण है, यहां कीमत बढ़ गई तो मात्रा क्या हो गई, कम। ये P, ये P1, ये Q, ये Q1। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। ये E और ये E1 और यहां पे ऊपर ध्यान देना, अगर आप समझ पा रहे हो तो ध्यान देने वाली बात क्या, अगर आप यहां पे देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे की तरफ गया, इसलिए इसको डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं, और यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, इसलिए इसको अपवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं। आई यहां तक बात समझ में आ रही होगी, फटाफट नोट कीजिए। अब अगला टॉपिक है बेटा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखो अगला टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड। हालांकि इसका नाम जो है ना, हम इसका नाम ऐसे भी ले सकते हैं, एक इसका नाम होगा मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, दूसरा नाम होगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व का, उधर था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहां क्या होगा, यहां होगा चेंज इन डिमांड, वहां होगा चेंज इन डिमांड। आई यहां तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर अगेन इसको हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। अब वो दो हिस्से कौन कौन से होने वाले, ध्यान दीजिए। वो दो हिस्से इसके हो जाएंगे, एक होगा इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा होगा डिक्रीज इन डिमांड। क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। और जो वर्ड इन टॉपिक के लिए स्पेसिफाइड है आपको वही वर्ड यूज करने हैं। ये नहीं कि इंक्रीज और एक्सपेंशन आपको एक जैसा लग रहा है तो इधर आप एक्सपेंशन शब्द यूज कर लें, ऐसा नहीं है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन उस टॉपिक के लिए जिसमें प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्टेड होता है, और ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्राइस के अलावा अदर फैक्टर की वजह से अफेक्टेड होता है। तो प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर से टॉपिक जो अफेक्टेड होता है उसमें अगर आपकी डिमांड बढ़ती है तो आप उसको इंक्रीज कहेंगे, घटती है तो उसको आप डिक्रीज कहेंगे। हाँ या ना, समझ में आ रही है बात, चलिए। ध्यान दीजिए आगे क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। आगे ध्यान दीजिए, इंक्रीज इन डिमांड में कहोगे व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर। अब समझो यहां पे मैं अदर फैक्टर में फेवरेबल चेंज क्यों कह रहा हूं, अदर फैक्टर में क्या क्या हो सकता है टैक्सेस कम हो गए हो सकता है टेक्नोलॉजी बढ़ गई हो। अगर देखो टैक्सेस कम हो जाते तो भी हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाती तो भी हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। अब किसी चीज के घटने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ रही, किसी चीज के बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो क्या मैं एक्जैक्टली कह सकता हूं कि अदर फैक्टर के बढ़ने की वजह से या अदर फैक्टर के घटने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ेगी। इसलिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, फेवरेबल। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा, फेवरेबल, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो when the quantity demanded increase due to the favorable change in other factor, it's called increase in demand, it's called increase in demand। अब हम क्या पढ़ेंगे, decrease in demand, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, when the quantity
when the quantity demanded decrease due to when the quantity demanded decrease due to unfavorable changes unfavorable changes in other factor then it's called decrease in demand। और यहां पे क्या चीज क्लियर हो जाना चाहिए, कौन सा है, अनफेवरेबल चेंज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर वही बात कहूंगा, किसी चीज का बढ़ना हमारे लिए फेवर में हो सकता है, किसी चीज का घटना हमारे लिए फेवर में हो सकता है, ये सारी चीजें। अगेन यहाँ पे क्या टॉपिक चलेगा, अगर ये इसको हम और क्या कहते हैं हाँ, एक टॉपिक हमारे लिए होगा राइटवर्ड शिफ्ट और दूसरा टॉपिक हमारे लिए क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, एक होगा हमारे लिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा राइटवर्ड शिफ्ट कहलाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट, और इसको हम क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या हो जाएगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डन है यहां तक? उसके बाद क्या आ जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस in other factor। it is due to favorable changes in other factor के फेवरेबल चेंजेस होने के कारण ऐसा होता है। और ये क्यों होता है, it is due to unfavorable changes in other factor। बात समझ में आ रही है? इट इज ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर। उसके बाद क्या होता है भाई उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद एक बनेगा टेबल हमारा, यहां पे क्या होगा, प्राइस, यहां क्वांटिटी, प्राइस 10 है, क्वांटिटी 100 है, प्राइस अभी भी 10 है, क्वांटिटी बढ़कर कितनी हो गई 120। क्या कारण रहा होगा भाई, प्राइस तो सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, हम नॉर्मल डिमांड का ग्राफ बनाएंगे, ये रहेगा, तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड जो होगी थोड़ी सी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों राइटवर्ड शिफ्ट हो गई जी, राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ, प्राइस तो हमारा सेम रहा, बस ये क्वांटिटी है वो आगे बढ़ के इतनी हो गई। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व D1 ये हमारा D1 ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, प्राइस की वजह से। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा प्राइस सेम ऐसा बनेगा, प्राइस सेम है, क्वांटिटी जो है प्राइस 10, क्वांटिटी 100, प्राइस अभी भी 10 है, क्वांटिटी बढ़कर घट के 80 हो गया। कारण क्या है, कारण को हमें अभी देखना पड़ेगा। ये हमारा कुछ ऐसा होगा ये हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, हमारा डिमांड कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कारण कुछ भी रहेगा, प्राइस सेम रहेगा, बस क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये हमारा D1 ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। बताइए बात समझ में आ रही है, पक्की बात? तो फटाफट इसको नोट कीजिए जिनका रह रहा है जल्दी से। आपसे इस चैप्टर के बाद इस टॉपिक में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछेगा, एक एक नंबर की चीजें होंगी, छोटी छोटी चीजें होंगी। ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए बस आपको। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स को एक्सप्लेन करो, कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम क्या कहते हैं भाई, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तु। क्या डेफिनेशन होगी, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, इतना ज्यादा उसमें इतना तुम डर रहे हो यार, मेरे को ये हमेशा ऐसा लग रहा है जैसे अभी इसको पानी में डाल के किसी ने उबाल दिया हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एक लाइन में कई भाषा में बात खत्म करनी है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में एक बात और समझ लो कि जरूरी नहीं कि जो किताब की डेफिनेशन है वही आपको लिखनी है, आपकी डेफिनेशन सही होनी चाहिए। कोई सी भी भाषा में लिख दो आप, किसी भी मतलब घुमा फिरा के लिखो, कंसेप्ट सही होना चाहिए। तो रटी ड्राई लैंग्वेज तो है ही नहीं। आप सेंटेंस मेकिंग कर लेते हैं ना, जो विचार हिंदी में आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको इंग्लिश में परिभाषित कर लेते हैं ना, खत्म बात। आपको ग्रामर सेंस सोचना नहीं, इज एम वाज वर क्या लगाना है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब पता होना चाहिए। सबसे वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इसको अपनी भाषा में कहते हैं दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, खत्म बात।
इतना सोचोगे तो हो गया। इसमें क्या सीखने वाली बात है, इसमें इसका ग्राफ है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का ग्राफ कैसे बनेगा? अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, बहुत सारे टीचर इसमें बुरा मान जाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कहते हैं कि नहीं ये जो ग्राफ बन रहा है गलत बन रहा है। नहीं, गलत नहीं है, सही है। देखो क्या है, हम एग्जांपल दे रहे हैं टी का और एग्जांपल दे रहे हैं हम कॉफी का। टी में बात आ रही प्राइस एंड क्वांटिटी, कॉफी में बात आ रही प्राइस एंड क्वांटिटी। जब चाय की कीमत बढ़ेगी तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? कॉफी की। कॉमन सेंस वाली बात है, ध्यान देना इधर, नजर बोर्ड पे एक नई चीज दिखा रहा हूं। प्राइस टी का बढ़ रहा, ऑब्वियस सी बात है टी की डिमांड बढ़ जाएगी, घट जाएगी। लेकिन ये जो प्राइस है कॉफी ने तो अपने प्राइस को इक्वली रखा, इसने तो इंक्रीज भी नहीं किया, डिक्रीज भी नहीं किया, तो खामखा इसका डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हम सब्स्टिट्यूट में ना, सब्स्टिट्यूट में क्या करते हैं, इसमें एक आप टी का कंसेप्ट बता रहे हो और एक किसका कंसेप्ट बता रहे हो? कॉफी का। टी और कॉफी, ये जो टी और कॉफी है इन दोनों को रिलेशन को बता रहा हूं। एक बात समझाओ, इसमें हम जनरली जब कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसी टॉपिक का प्राइस होता है, उसी टॉपिक का क्वांटिटी होता है। इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक टॉपिक का प्राइस लेंगे, प्राइस ऑफ टी लेंगे हम यहां पे, और यहां पे क्वांटिटी ऑफ कॉफी ले लेंगे। और ध्यान रखना सब्स्टिट्यूट में जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। क्योंकि डायरेक्ट क्यों होगा? क्योंकि आप जो है इधर दूसरे टॉपिक का प्राइस ले रहे हो और दूसरे टॉपिक की क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है? तो प्राइस कैसा होगा यहां पे? डायरेक्ट। प्राइस कैसा होगा? डायरेक्ट। समझ में आ रही बात यहां पे? ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? आगे ध्यान दीजिए। अब क्या है ग्राफ ये बनेगा, ये रहा टॉपिक नॉर्मल, यहां आपका प्राइस बढ़ जाएगा तो यहां पे आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। प्राइस यहां बढ़ गया और यहां क्वांटिटी भी बढ़ गई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां तक पहुंच गया। बताइए बात समझ में आ रही है? पक्की बात? हाँ, नोट करना है? नहीं करना चाहिए। आगे ध्यान दीजिए, अगली बात का हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का आपसे ग्राफ पूछ रहा है। सबसे पहले तो परिभाषा बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की परिभाषा क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की परिभाषा, वेरी गुड इसको कहते हैं पूरक वस्तुएं। ऐसी वस्तु जिनका, ऐसी दो वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता हो। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या था? ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल होती हो। दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोज टू गुड्स विच यूज टुगेदर फॉर अ कंप्लीट वन सेटिस्फैक्शन, विच यूज टुगेदर फॉर अ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, कुछ भी आप कह सकते हैं, विच यूज टुगेदर फॉर अ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में? तो डेफिनेशन तो आप लिख ही लोगे। अब बात यह आती है, इसी एग्जांपल में हम ले लेते हैं पेट्रोल और कार। अब पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल की क्वांटिटी, पेट्रोल का कार की प्राइस, कार की क्वांटिटी। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कार की क्वांटिटी, डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पुराने एग्जांपल पे गौर करो, दोनों में एरो बढ़ रहे थे, इसलिए इसको हम क्या कह रहे थे? डायरेक्ट रिलेशन। इसमें देखो क्या है, इसमें दोनों में एरो क्या हो रहे हैं? इनवर्स। इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? इनवर्स होगा। और जब इनवर्स होगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा होगा, एक में हम क्या लिखेंगे? प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम? पेट्रोल की। और यहां पे हम क्या बात करेंगे? क्वांटिटी ऑफ, हम बात करेंगे कार की। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हमने नॉर्मल ये ले लिया। हमने एग्जांपल में लिया कि प्राइस अगर पेट्रोल का बढ़ जाए तो हमने प्राइस बढ़ा दिया पेट्रोल का, तो देखो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कार की। ये प्राइस अगर बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कार की कम हो जाएगी। और ये हमारा क्या है? डिमांड कर्व है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बात समझ में आ रही है? अब आपसे पूछेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का ग्राफ आपसे पूछ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का आपसे ग्राफ पूछ लेगा, ठीक है? अब आपसे पूछेगा व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑफ द, अच्छा क्रॉस अभी नहीं पूछेगा, आपसे नॉर्मल गुड्स पूछेगा। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस पूछेगा कि नॉर्मल गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स क्या है। नॉर्मल और इंफीरियर, पक्की बात है? चलिए ठीक है, नॉर्मल इंफीरियर चलिए यहां तक तो चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अगला टॉपिक देखिए, इसका टॉपिक हमारा क्या है जो ऑन डिमांडिंग है, आपको जो पढ़ना है डिमांड के बाद, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हो गया, उसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आएगा। इसके बाद क्या? प्रोडक्शन फंक्शन।